इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आपने किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा कर दिया, डील कर दी, जो सेलर है उसके साथ आपने एग्रीमेंट भी बना लिया, उसको एक टोकन मनी, एडवांस मनी भी थोड़ा या ज़्यादा कैश या बैंकिंग मोड से आपने उसको दे भी दिया। अब दुर्भाग्यवश रजिस्ट्री होने से पहले, सेल डीड आपके फेवर में होने से पहले उस सेलर की डेथ हो गई, तो ऐसी स्थिति में कई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी आपके लिए एज ए बायर। अब जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको मैं दो बड़े भागों में डिवाइड करता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। एक कॉम्प्लिकेशन तो ये पैदा हो सकती हैं कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं, लीगल हीयर्स हैं, सक्सेसर्स हैं उस सेलर के, वो इस एग्रीमेंट को मानने से मना कर दें। वो ये कहें कि भाई साहब, हमारे पिताजी के साथ आपने किया था, नहीं किया था, उनको आपने क्या नकद दिया था, क्या नहीं दिया था, हमें नहीं पता, हमारे पिताजी के साथ आपने क्या किया, हम इससे बाउंड नहीं है, हम इसे नहीं मानेंगे, जो करना है कर लो। एक ये स्थिति है। और दूसरी स्थिति है कि जहाँ पे जो उसके लीगल हीयर्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, जो कोई भी हैं, वो तैयार हैं कि ठीक है भाई साहब, आपके साथ एग्रीमेंट किया था, हमारी भी नॉलेज में, हमारी भी जानकारी में, हम तैयार हैं, आगे बताओ कैसे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट का जवाब तो ये है संक्षिप्त में कि अगर वो मना कर रहे हैं तब आपके पास कोई उपाय नहीं है। पहले आपको उन्हें लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा कि ये एग्रीमेंट आपके जो पिताजी थे या पति थे या पत्नी थी, जिसने भी किया था, उन्होंने किया था, आप उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो और आप भी इस एग्रीमेंट की शर्तों से बाउंड हो, क्योंकि हर एग्रीमेंट टू सेल में ये लिखा रहता है, जहां बायर और सेलर का नाम रहता है कि जो इसके उत्तराधिकारी होंगे वो भी इसकी शर्तों से बाउंड होंगे, ये एग्रीमेंट उनको भी बाइंड करता है। तो आप उन्हें लीगल नोटिस भिजवाएंगे वकील के माध्यम से, और अगर वो उसका कोई जवाब नहीं देते या नेगेटिव में जवाब देते कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो आपके पास सिवाय सिविल कोर्ट में जाके, दीवानी अदालत में जाके उनके ऊपर कोर्ट में मुकदमा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये हो गया पहला चैप्टर। अब दूसरा भाग आते हैं जहाँ पे वो जो उत्तराधिकारी हैं वो तैयार हैं, परंतु अब वो तो तैयार हो गए, परंतु अब एज ए बायर आपको कुछ सावधानियां और कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं की और ये सावधानियां नहीं रखी जो मैं बताने वाला हूँ, तो भले ही वो तैयार हो और भले ही आपके नाम पे रजिस्ट्री हो जाए, भविष्य में भी आप या आपकी संतानें यानी आपके उत्तराधिकारी आपके मरने के बाद मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली सावधानी आपको रखनी है एज ए बायर सेलर की मृत्यु के बाद, वो ये है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो जो सेलर था उसके कानूनी रूप से वारिस, उत्तराधिकारी, लीगल हीयर, सक्सेसर्स कौन है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको कैसे पता है कि भाई जो व्यक्ति मर गया उसके कौन कौन कानूनी उत्तराधिकारी हैं? तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा, एक तो जैसे ही वो सेलर की डेथ हो जाए, आपको सूचना मिलती है कि हाँ भाई ये मर गया, तो जो भी आपकी नॉलेज में उनका उत्तराधिकारी हैं, आप उनको एक नोटिस भिजवाइए वकील के माध्यम से कि आपके पिताजी ने या जो डिसीज्ड व्यक्ति है उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट की कॉपी मैं अटैच कर रहा हूँ, और उसमें बाकी सारी बातें लिखनी पड़ेंगी तरह तरह की। और अंत में आपको उन्हें ये कहना है कि भाई मैं अभी भी इस प्रॉपर्टी को खरीदने का इच्छुक हूँ और जो बैलेंस पेमेंट मेरे को देनी बनती है वो मैं इस एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से देने के लिए तैयार हूँ। तो आप नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करिए और ये जो सेल डीड है मेरे नाम पे इस एग्रीमेंट की शर्तों के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाइए। अब लीगल हेयर को आइडेंटिफाई कैसे करना है? लीगल हेयर के लिए आपको उन्हें कहना है कि भाई साहब, या तो आप लीगल हीयर सर्टिफिकेट बनवा लाइए, उसे वारिस प्रमाण पत्र भी कह देते हैं, उसे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र भी कहते हैं, सर्वाइवर मेंबर सर्टिफिकेट SMC भी उसको बोलते हैं। तो कानूनी रूप से एक दस्तावेज आपके सामने होगा जो कि तहसीलदार बनाएगा या वो कोर्ट से बनवाएंगे कि भाई जो मृतक था उसके ये कानूनी रूप से वारिस है और इसके सिवा कोई नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा भाई जो सेलर मर गया है उसके ये 4 लोग ही वारिस हैं और कोई नहीं है। तो एक तसल्ली होगी, एक आइडेंटिफिकेशन हो गया।
दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो व्यक्ति मर गया सेलर, वो जीते जी अपनी कोई वसीयत बना गया हो, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, और उसमें भले ही उसके वारिस 4 थे, 5 बच्चे थे, पत्नी थी, वो अपनी ये वाली संपत्ति जिसका आपके साथ सौदा उसने किया, वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे उसने वो विल कर रखी हो, तो वो विल की कॉपी अगर आपके सामने आती है, आपको पता चलता है विल है, तो आप उस व्यक्ति को ये कह सकते हो कि भाई देखो ये विल तो आपने दे दी पिताजी की वारिस तो आप 4 है, परंतु ये संपत्ति आपकी है, तो आप इस विल को कोर्ट से प्रोबेट करा लें। प्रोबेट कराने का मतलब है कोर्ट में जाके विल की जो ऑथेंटिसिटी है, सत्यता की हाँ भाई ये विल सही है, यही लास्ट विल थी, कोई दूसरी विल नहीं थी, उसकी प्रमाणिकता की जांच कोर्ट एक ऑर्डर के माध्यम से प्रोसेस चला के कर देती है। तो वो रजिस्टर्ड विल है तो थोड़ी सेफ्टी बढ़ जाती है, अनरजिस्टर्ड है तो थोड़ी सेफ्टी और कम हो जाती है, परंतु रजिस्टर्ड होने के बाद भी उस विल को कैंसिल करके कोई और विल नहीं बनाई गई होगी, इसकी आपको जानकारी नहीं है। तो विल अगर प्रोबेट हो जाती है तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी जो मैं खरीद रहा हूँ, अब मुझे जो बैलेंस पैसे हैं सेल कंसिडरेशन के जो आपके देने बचते थे उस सेलर को, वो इसी व्यक्ति को देने, बाकी उत्तराधिकारियों को, बाकी लीगल हियर्स को नहीं देने। और ये गलती तो कभी भी मत करना है कि अगर सेलर मर गया, लीगल हियर सर्टिफिकेट भी आ गया, उसमें 4 लोगों के नाम भी हैं, और आप उसमें से एक बड़े बेटे के नाम पे ही सारी बैलेंस पेमेंट कर दे रहे हो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर 4 उत्तराधिकारी हो गए तो फिर 4 लोग रजिस्ट्री कराएंगे आपके नाम पे, और जो बैलेंस पैसा बच गया वो भी आपको उन 4 को देना पड़ेगा इक्वल मात्रा में। नहीं तो जिसको पैसा नहीं मिला वो बाद में जाके आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में दावा ठोक देगा कि मेरे को इस प्रॉपर्टी में मेरा इतना हिस्सा था, मुझे पैसे नहीं मिले। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए, अगर सेलर की मृत्यु हो जाए और उसके लीगल हियर तैयार हैं, आपने आइडेंटिफाई उन्हें कर लिया है कि हाँ भाई इस प्रॉपर्टी का सौदा अब मुझे लीगली फ्यूचर जो ट्रांजैक्शन है इन व्यक्तियों के साथ करनी है, या विल में जो व्यक्ति बताएगा इसके साथ करनी है, तो आप उसके साथ एक नया एग्रीमेंट बनाइए उस व्यक्ति के साथ, या वो कई लोग हैं तो उनके साथ एक ज्वाइंट एग्रीमेंट बनाइए जहाँ पे इस प्रकार की बातें लिखी जाएंगी कि पहले ये एग्रीमेंट था, ये हमारे रिश्ते में ये लगते थे, उनकी डेथ हो गई, डेथ सर्टिफिकेट अटैच है, फिर हम इतने वारिस थे, हमने लीगल हियर सर्टिफिकेट बनवाया, या विल के माध्यम से मैं इसका मालिक हूँ, विल कोर्ट ने प्रोबेट कर दी है, और अब इस संपत्ति पे मेरा ओनरशिप और मेरा राइट है, मैंने ऐसे ऐसे इसका म्यूटेशन करा लिया है, या सब रजिस्ट्रार में जाके अपनी ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा ली है अगर करा ली है तो। और अब इन्हीं शर्तों को जो उस एग्रीमेंट में लिखी हुई थी उनका पालन मैं कर, और भी बहुत सारी इस प्रकार की बातें उसमें लिखी जाएंगी। कहने का भाव ये है कि जो न्यू लीगल हियर्स हैं, मरने के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हैं, जो आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर कराएंगे और जिनको अब आपको पेमेंट करनी है जिस खाते में, वो सारी शर्तें दोबारा से रिकॉर्ड होके दोबारा उनके साथ एग्रीमेंट उन्हीं शर्तों को कैरी फॉरवर्ड करते हुए प्लस कुछ न्यू शर्तें ऐड करते हुए आपको बनाना चाहिए। एक सावधानी आपको ये रखनी है कि जो मैं आमतौर पर देखता हूँ कि अगर सेलर की डेथ हो जाती है तो उसमें कोई एक वारिस अपने नाम पे जाके नगर पालिका में, नगर निगम में या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाके जमाबंदी में अपने नाम पे म्यूटेशन करा लेता है, अपना नाम दर्ज करा लेता है। दोस्तों मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इसमें कई जजमेंट हैं कि म्यूटेशन कराना या रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से ना तो जिसका नाम वहाँ दर्ज है वो उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, ना ही उसके फेवर में किसी भी तरह का राइट आता है, और ना ही किसी का नाम ना होने से उसकी ओनरशिप ख़त्म होती है। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड या म्यूनिसिपैलिटी में म्यूटेशन या नाम दर्ज कराने से सिर्फ एक फिस्कल पर्पस, एक वित्तीय पर्पस से होता है कि भाई इस चीज़ पे टैक्स कौन भरेगा। उसके अलावा जो उस प्रॉपर्टी का टाइटल है, ओनरशिप है, उससे कोई भी लेना देना उस म्यूटेशन का नहीं है। तो इस गलत फहमी में मत रहना कि अगर बायर कहते देखो जी मैंने नगर निगम में जाके म्यूटेशन अपने नाम पे करा लिया है तो वो प्रॉपर्टी का मालिक हो गया और बाकी रह गए, ऐसा नहीं होता। इस बात पे ट्रस्ट नहीं करना, ये बात लीगली कानूनी रूप से गलत है और एक भ्रम है। तमाम सावधानियां रखने के बावजूद भी कुछ दिक्कतें फ्यूचर में हो सकती हैं, तो इसलिए आपको 2-3 चीज़ें और बता रहा हूँ जो आपको एडिशनली एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए इन लीगल हियर्स के साथ। पहला तो अगर कोई एक वारिस है उसमें,
मतलब वारिस कई थे, लेकिन कोई एक वारिस कह रहे जी पेमेंट मुझे दे दो। पहले तो मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में कि ऐसा करना नहीं, फिर भी चलो कई लोग कहते हैं कि घर का मामला है देख लेते हैं, कोई नहीं, आप भी लंबी कानूनी प्रक्रिया में नहीं पड़ना चाहते, सेलर भी कोर्ट के धक्के नहीं खाना चाहता। तो ऐसी अवस्था में जो बाकी लीगल हियर्स हैं जिनको पेमेंट नहीं मिल रही और जो सेल डीड पे साइन नहीं करेंगे, उनसे आपको या तो ये रिक्वेस्ट करनी है कि एक एनओसी इशू कर दें स्टैम्प पेपर पे कि भाई ये पैसा इनको दे दिया जाए और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारा कोई इस प्रॉपर्टी में दावा है नहीं और करेंगे भी नहीं। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है लीगल वैल्यू, क्योंकि ये कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, परंतु फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगर उसके साइन, थंब इम्प्रेशन, नोटरी करा के ले लोगे तो कल को कहीं जाएगा तो कुछ तो आपके पास दिखाने के लिए रहेगा। हालांकि वो कह सकता है जी मेरे से तो दबाव में करा लिया, मुझे पता नहीं था, इस प्रकार के ग्राउंड वो व्यक्ति ले सकता है। फिर भी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। दूसरा जो थोड़ा परफेक्ट लीगल काम आप कर सकते हो कि जो बाकी लीगल हियर्स हैं जो कह रहे हैं जी कोई नहीं मेरे बेटे को पैसा दे दो, माँ कह रही है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहनें कह रही है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो माता जी को और बहनों जी को ये बोलिए कि भाई इनके फेवर में एक रीलिंक्विशमेंट डीड बना दें। रीलिंक्विशमेंट डीड मतलब अपना हक त्याग कर दो आप एक डीड के माध्यम से कि इस प्रॉपर्टी में हमारा ऐसे ऐसे हक बनता था इनकी मृत्यु होने के बाद, और जो मेरा हिस्सा है 25% या जितने परसेंट भी है वो मैं अपने बेटे के फेवर में या अपने भाई के फेवर में पूर्णतया पूरी रूप से छोड़ रही हूँ, अब मेरा भाई जो मर्जी करे इस प्रॉपर्टी का। तो ऐसे एक रीलिंक्विशमेंट डीड, इसे रिलीज डीड भी बोलते हैं, हिंदी में हक त्याग, हक मतलब हिस्सा, हक त्याग डीड भी बोला जाता है इसको। तो वो बना लेंगे तो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी आपके फेवर में। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण कार्य ये है कि सारी चीज़ें होने के बाद जब रजिस्ट्री हो रही है, जिसके साथ भी हो रही है अब आपकी रजिस्ट्री, सेलर की तरफ से जो भी आ रहे हैं, चाहे चारों आ रहे हैं, चाहे वो कोई अकेला आ रहा है, चाहे विल थी या नहीं थी, चाहे रीलिंक्विशमेंट डीड बनी या नहीं बनी, जो भी स्थिति है, आप उस दिन एक सेपरेट इंडिमिनिटी कम अंडरटेकिंग कम एफिडेविट, एक इंडिमिनिटी मतलब होता है क्षतिपूर्ति करने का भरोसा देना, वो उससे स्टैम्प पेपर पे बनवाएंगे और उसमें तरह तरह की लीगल बातें लिखी जाती हैं, जिसका मुख्य सारांश ये है कि वो लिख के देंगे आपको कि भाई इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद मैं करवा रहा हूँ, पेमेंट मैंने ली है और कोई अन्य वारिस नहीं है, जो वारिस थे उन्होंने मेरे हक में रिलिंक्विशमेंट डीड बना दी है। अब क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि लीगल हियर सर्टिफिकेट भी जो बन के आया उसमें लिख रखा है कि एक पत्नी और 2 भाई बहन, मतलब 3 वारिस थे। अब आपको नहीं पता कि भाई वो 3 ही थे या 4 थे या 5 थे, लीगल हियर सर्टिफिकेट भी गलत बन जाता है। क्या पता उनके पिताजी ने जीते जी दूसरी शादी कर रखी हो, वहाँ से भी कोई संतान हो, उसका भी हक हो, आपको नहीं पता। तो आप इनसे एक इंडिमिनिटी लेंगे कि अगर बायर को यानी आपको कोई भी नुकसान भविष्य में हो गया इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी आपके कब्जे से ताबे से बाहर चली गई या किसी और ने कोई दावा प्रस्तुत किया, तो उससे जो भी हानि होगी उसके जिम्मेदार हम हैं। उसमें कई तरह की बातें लिखी जाती हैं, इसका सारांश ये है।